सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से वन शॉट क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का सिविक्स के थर्ड चैप्टर यानी कि जाति धर्म और लैंगिक मसले पर चर्चा करेंगे। उसको हम लोग पूरा समझेंगे और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको पूरा चैप्टर समाप्त करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। वैसे आप लाइक करते नहीं हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। तो सबसे पहले परिचय देख लेता हूँ कि परिचय देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, मिलेगा क्या हम लोगों को। तो लोकतांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांतों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जाति धर्म और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बनते हैं। यह अध्याय इन सामाजिक असमानताओं को समझने और उनसे निपटने के तरीकों पर केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जाति आधारित असमानता क्या है। जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित है। यह व्यवस्था समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित करती है, जिसमें उच्च और नीच जाति और भेदभाव किया जाता है। उच्च और नीच में भेदभाव किया जाता है। चलिए देखते हैं। वैसे तो ये सब बात हर किसी को पता रहता है। तो जातिगत असमानता के प्रभाव क्या होते हैं। तो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा में भेदभाव होती है। दोनों में निम्न जातियाँ जैसे दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और ये सच में पिछड़े होते भी हैं। इनमें शिक्षा की कमी होती है। आगे देखते हैं। तो राजनीति में जाति का प्रभाव क्या होता है। तो जाति राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है अभी हाल ही में। हाँ, राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों का उपयोग करके चुनाव जीतने के लिए इसका सहयोग लेते हैं, यानी कि जातियों का प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जातिगत आरक्षण के माध्यम से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं इनके लिए। देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे में इनसे निपटने के लिए यानी कि जातिगत असमानता से निपटने के प्रयास के रूप में संविधान में अनुच्छेद 15 से 17 यानी कि 15 जाति धर्म लिंग और आदि के आधार पर भेदभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि किसी को स्पर्श करना गलत माना जाता था पहले छोटे जाति को, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आरक्षण, जिस पे बहुत दंगा होता है यार, ये शिक्षा और नौकरियों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भी है। साथ ही साथ राजनीति में भी बहुत सारे आरक्षण हैं, औरतों के लिए भी और फिर इन जातीय समूहों के लिए भी। धर्म आधारित असमानता पर और सांप्रदायिकता को समाप्त कर दिया गया है। अब देख लेते हैं इसमें भी क्या है, सांप्रदायिकता और ये धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्षता को देख लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान दर्जा और सम्मान मिला है। हमारे राज्य में सभी धर्मों को समान अधिकार और समान दर्जा भी मिला है। और राज्य की कोई जाति नहीं होती है, कोई किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी की कोई जाति नहीं होती है। धर्म के आधार पर असमानता देख लेते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। धर्म के नाम पर हिंसा जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आप देख ही सकते हैं हिंदू मुस्लिम कितने दंगे होते ही रहते हैं। धर्म और राजनीति का संबंध। धर्म और राजनीति में क्या संबंध है। तो राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक बनाने के लिए किया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसमें होता क्या है कि किसी एक समूह को इकट्ठा करके उनसे वोट लिया जाता है सिर्फ इस नाम पे कि हम दूसरे धर्म को अधिकार नहीं देंगे, आपको बहुत अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म आएंगे तो आप पे जुल्म करेंगे। उनको डरा कर उनसे वोट लिया जाता है। अब देख लेते हैं धार्मिक असमानता से निपटने का प्रयास में क्या क्या है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में ये आपको धर्म की स्वतंत्रता देती है, धार्मिक प्रचार और पूजा का अधिकार भी, और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। पूजा का अधिकार इसलिए क्योंकि आज़ादी के पहले अगर आप देखिएगा तो छोटे धर्म जो नीच व्यक्ति होते थे, नीच वर्ग के व्यक्ति जो होते थे, उनको नहीं बोलना चाहिए नीच वर्ग के, यानी कि जो दलित होते थे उनको पूजा करने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद ये अधिकार उन्हें मिला। अब लैंगिक असमानता देख लेते हैं।
यहाँ तक आपको धर्म का जितना भी असमानता थी ख़त्म हुई। लेकिन इसके अलावा भी एक और असमानता है जिसको लैंगिक असमानता कहा जाता है। इसका अर्थ होता है महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव, यानी कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता में बराबरी की दर्जा नहीं मिलती। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महिलाओं की जो सैलरी होती है मर्दों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। लैंगिक असमानता के कारण देख लेते हैं। सबसे पहले परंपरागत सत्तात्मक समाज, यानी कि पितृ समाज जो है, जिसको कहा जाता है पितृसत्ता समाज कहा जाता है, जिसमें मर्दों की अपेक्षा औरतों को नीच समझा जाता है। साथ ही साथ शिक्षा और जागरूकता में कमी और महिलाओं के प्रति हिंसा, यानी कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, ये सती प्रथा, ये सब बहुत ही गलत प्रथा थी जो कि महिलाओं के खिलाफ चलती थी और इन्हीं कारण महिलाएं पिछड़ी रह गई। अब महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं। तो शिक्षा, महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। साथ ही साथ देखें तो रोजगार में महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। महिलाओं को हालांकि कुछ सीटें भी मिली हैं, लेकिन उनके पति ही लड़ते हैं। जैसे में अगर आप भी अपने गांव में देखेंगे, आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, अगर शहर में रहते हो तो गांव में अगर जाइएगा तो कभी देखिएगा कि वहाँ की जो औरत इलेक्शन लड़ती है, लेकिन उनके पति उसका सारा कार्य का बोझ उठाते हैं, सारे कार्य वही देखते हैं। अब देख लेते हैं कि लैंगिक समानता के लिए प्रयास कैसे कैसे हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें लैंगिक समानता है। और अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का भी अधिकार मिला है, लेकिन इसकी पालन नहीं होती है अभी भी बहुत सारे गाँव में जाइएगा तो यही बंधुआ मजदूर बहुत कम मिलता है महिलाओं को, और मर्दों को ज़्यादा मिलता है। अब देखते हैं सरकारी योजना देख लेते हैं। सरकारी योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम भी हैं। और फिर राजनीतिक भागीदारी देख लेते हैं कि राजनीतिक भागीदारी में क्या है। पंचायतों और न्यायपालिकों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। हालांकि इसके जगह पे इनके पति ही लड़ लेते हैं इलेक्शन। अब देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक असमानता पर लोकतंत्र का प्रभाव क्या है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती। असमानता और भेदभाव लोकतंत्र के समानता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। ये दोनों, असमानता और भेदभाव दोनों संविधान के खिलाफ है। और आगे देखते हैं तो सामाजिक विभाजन में देखिए, जाति धर्म के आधार पर समाज में विभाजित होना, ये सामाजिक विभाजन हो गया है। सांप्रदायिकता और हिंसा, धार्मिक असमानता सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को बढ़ावा देता है, यानी कि जितनी धार्मिक असमानताएं होंगी उतनी ही दंगे होंगे। और आगे देख लेते हैं महिलाओं का योगदान कितना कम हो गया है। लैंगिक असमानता महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है, बहुत ही कम महिलाएं पढ़ पाती हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों पर देखिएगा तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वैसे आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है, लेकिन एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं तो जाति धर्म और लैंगिक असमानता भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं और कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। लोकतांत्रिक समाज तभी सशक्त बन सकता है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता मिले। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा से इन असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। सही बात है, सामाजिक जागरूकता, समाजों में जागरूक फैलना चाहिए और शिक्षा मिलना चाहिए। हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, तो हर किसी को मिलेगा, तभी इन असमानताओं को हटाया जा सकता है। वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी पढ़ लिख सके। धन्यवाद।